बात करते हैं कुछ वर्जिश और सेहत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कबीर हयात साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप योगा एक्सपर्ट हैं और आप ही बेहतर बता सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कुछ चंद सालों में योगा के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है, अवेयरनेस जो है वो बहुत सारे लोगों में आ गई है। पहले हम देखते थे इसको जापान में, इंडोनेशिया में या इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता था। हमारे यहाँ इतना इसका नहीं था ट्रेंड, अब इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो इसके जो अफादियत है वो आप हमें बता सकेंगे? देखिए, अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए, जो योगा है इसका आगाज़ आज से नहीं है बल्कि हज़ारों साल कबल ही लोग जो है वो एक्सरसाइजेस वगैरह किया करते थे। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं उनको जो फॉलो किया करते थे, उससे बहुत से जो अमराज हैं वो ओवरकम किया करते थे। और वक्त के साथ साथ अब देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है, जदीद दौर है और जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं और उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक बेहतरीन ज़िंदगी को जन्म दे सकते हैं। और जैसे आपने आगाज़ में बात की कि बहुत लाजिम है कि अब अवेयरनेस जो है वो इसकी बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान के अंदर भी, और भी बहुत से जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो करवाई जा रही हैं या इस तरीके से मामलात हैं। और यकीनन इसके अंदर जो पाकिस्तान योगा कौंसल है वो मुतहरिक है और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो तमाम तर चीज़ों को लेके चल रहा है। अफादियत के हवाले से बात की तो योगा ज़िंदगी के पाँचों पहलुओं के अंदर आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। इंसान की जो ज़िंदगी है वो 5 पहलुओं के अंदर वो स्पेंड कर रहा होता है। एक आपकी फ़िज़िकल लाइफ है, आपकी मेंटल लाइफ है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है और आपकी इकोनॉमिक लाइफ है। और ये जान के यकीनन आप हैरान होंगे कि ये सारे ही एक्सपेक्ट के अंदर योगा आपको हेल्प आउट कर रहा होता है। और हर इंसान चाह रहा होता है कि वो फ़िज़िकली तौर पे फ़िट नज़र आए। तो फ़िज़िकली फ़िटनेस के लिए जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे माशरे के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेसिफ़िकली अपना ज़्यादा जो टाइम है वो स्टडीज़ के अंदर इंगेज नज़र आते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं वो कि आके वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर देते हैं या जो वो मोबाइल के ऊपर डिफरेंट तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं। और 24 आवर्स के अंदर उनके पास एक वक्त भी नहीं होता जिसके अंदर वो ग्राउंड्स का रुख करें और बाकायदा तौर पे वहाँ पे जाके फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स लें या फ़िज़िकली अपने आप को फ़िट करने के हवाले से कोशिश नज़र आएँ। आज से 10 साल या 15 साल पहले ये हालात ना थे, बल्कि हम देखते हैं कि हमसे 10-12 साल जो बड़े लोग हैं वो हम देखते हैं कि बहुत फ़िट हैं, अभी भी अपनी एज के अंदर वो फ़िट हैं। और उनकी जो फ़िटनेस है वो देख के हैरानी होती है और इंसान के ज़हन में ख्याल आता है कि शायद मुझे भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारी एजेस कम हैं और हमारे जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। वजूहत यही हैं कि हम फ़िज़िकली तौर पे फ़िटनेस के हवाले से कोशिश नज़र नहीं आते, पार्क्स का रुख नहीं करते। अभी जब मैं सुबह योगा करवाता हूँ डेली बेसिस पे, मैं देखता हूँ कि मेरे पास वो 60 के करीब स्टूडेंट्स हैं। वो तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एजेस जो हैं वो 60 अबव हैं। और उनमें से 55% लोग वो हैं जो फोर्सेस से रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड होने के बाद अब उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पेंशन है और उसके ऊपर वो गुजारा कर रहे हैं और बाकी अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए वो कोशिश नज़र आते हैं। और वहाँ पर जब हमारा कोई एनुअल इवेंट वगैरह होता है उस वक्त हमें यंगस्टर्स नज़र आते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं उनको कि आप डेली बेसिस पे यहाँ पे आएँ ताकि तमाम तर चीज़ें, लेकिन वो उसी दिन के लिए आते हैं जब हल्ला गुला होता है और तमाम तर चीज़ें होती हैं अट्रैक्टिव, तो वो उन तमाम तर चीज़ों को पाने के लिए। तो ये तो एक फ़िज़िकल एस्पेक्ट है। इसी अंदाज़ में आपकी जो मेंटल लाइफ है, हम देखते हैं हमारे जो अज़हान हैं वो बहुत ज़्यादा हम मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हमारे जो असलाफ़ थे उनका अंदाज़े ज़िंदगी क्या हुआ करता था कि आज हमारे सामने छोटी सी टेंशन आ जाए, मींस के मैंने यहाँ तक देखा है कि अगर किसी ने अच्छा ड्रेस नहीं पहना तो वो अपने ड्रेस को लेके इतनी टेंशन में चला जाता है कि वो पूरे इवेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लेकिन हमारे असलाफ़ को अगर हम देखें, बल्कि वाक़या बदर में ही देख लें, हज़रत इमाम हुसैन के सामने कितनी लाशें मौजूद हैं, इसके बावजूद उनके सब्र का मुकाम देखें, जिस अंदाज़ में उन्होंने सब्र किया और वहाँ पर तमाम तर लोगों को फैसिलिटेट भी किया, खेमों तक ले के भी आ रहे हैं। तो ये मतलब वो भी इंसान थे, इंसान हम भी है। मसला क्या है कि हम मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, ज़रा सी टेंशन आती है तो योगा क्या हमें मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग करता है? जी बिल्कुल, योगा के अंदर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सी ऐसी जो है वो एक्सरसाइजेस हैं जो आपको मेंटली तौर पे जो है वो स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपकी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जो नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनको आप बोदर ही नहीं करते, इधर वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में या आपको उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या मामलात हैं आप इंटरफेयर ही नहीं करते। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा मगन रहते हैं मेंटली तौर पर जब आप तमाम तरह एक्सरसाइजेज डेली बेसिस पे करते हैं। और इसी अंदाज़ में अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ देखें, रूहानी नशोनुमा के हवाले से अल्लामा इकबाल का जो पूरा फ़लसफ़ा है खुद ही है वो इसी हवाले से है। और हमारे जो असलाफ़ है वो अपने आप को रूहानी तौर पे इम्प्रूव किया करते थे, रूहानी नशोनुमा किया करते थे ताकि उखरवी ज़िंदगी भी बेहतर हो और आपकी जो दुनियावी ज़िंदगी है इसके अंदर भी आप बेहतर काम कर सकें। लेकिन मुझे आप बताएंगे जो ब्रीथिंग टेक्निक आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, ब्रीथिंग टेक्निक होती है इनहेल करना और एक्सहेल करना, तो उससे हम जब थोड़ा टाइम के लिए रिलीजियसली अगर बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वो अपने आप को टाइम देते हैं, सारी दुनिया को
सोचें जो हम होती हैं उनको बिल्कुल साइड पे करके हम सिर्फ एक उसमें रहकर फोकस कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि इस वजह से हम जैसे कि अब बहुत हरी में है, एक तरह से बहुत जल्दी में, हर चीज़ हमें बहुत जल्दी चाहिए, तो हमारा फोकस जो है ना वो एकदम से बढ़ जाता है, इंट्रैक्शन जो है ना हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो योगा हमें उस चीज़ में मदद करता है कि एक जगह फोकस रखने पर, मेहनत करने पर। बहुत अहम आपने क्वेश्चन किया और ये बहुत अहम चीज़ है हमारे माशरे के अंदर। हम देखते हैं कि हमारा फोकस नहीं है, वो कहा जाता है ना, ट्राई टू फोकस ऑन योर फोकस। अपने फोकस के ऊपर फोकस कीजिए कि आप किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। तो फोकस को मेंटेन करने के लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है, डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बोला जाता है उसको। उसके अंदर मैं अगर ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ, बड़ी ज़बरदस्त वो टेक्निक है। उसके अंदर क्या है कि आप सांस को मुकम्मल तौर पर इनहेल करेंगे। जब सांस को इनहेल करेंगे तो आपके जो होंट्स हैं, लिप्स हैं, वो आपस में मिले हुए होंगे। आमतौर पर लोग जो है वो अपने मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लिया जाता, सांस आप नाक ही से लेंगे। और आप सांस को जब मुकम्मल तौर पे इनहेल करेंगे, इनहेल करने के साथ लंग्स से होता हुआ आपके पेट की तरफ वो मूव करेगा और आपका पेट जो है वो बेली जो है थोड़ा सा फ्रंट की तरफ आएगा। वहाँ पे आपने फ्यू सेकंड्स के लिए सांस को जो है वो रोक देना है और आफ्टर दैट उसको एक्सेल करना है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो सांस को बिल्कुल भी ना रोकें, उसको जो है उनको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के नहीं है वो इस टेक्निक को फॉलो करके बहुत से मामला से निकल सकते हैं और मेंटली तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं और अपने फोकस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ पर फोकस करना चाहते हैं तो ये 3 टाइम्स आप इस ब्रीदिंग को जो है वो लाजमी तौर पर अपना लें। कितने सेकंड के लिए करना है इसको? जी, कितने सेकंड्स के लिए? आपने सांस को जब इनहेल करना है बहुत स्लोली आपने इनहेल करना है। 7 सेकंड्स तक आप सांस को इनहेल करते चले जाएं। लंग से होता हुआ पेट की तरफ जाएगा और पेट आपका थोड़ा सा फ्रंट की तरफ आ जाएगा। आफ्टर दैट वहाँ पे आप 3 सेकंड्स के लिए सांस को जो है वो रोक दें और आफ्टर दैट आपने एक्सेल करना है। बिल्कुल स्लोली एक्सेल करेंगे उसको, आपने 7 सेकंड्स के अंदर ही उसको एक्सेल करना है। इस टेक्निक को कोई भी इंसान भी कहीं भी अपना सकता है, कोई भी मैं भी करने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल कोई भी कहीं भी किया जा सकता है। आप ऑफिस में हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं पे भी हैं तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। इसी के साथ और बहुत सी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे मदर ऑफ योगा बोला जाता है कपालभाति को। उसके अंदर बिल्कुल लाइट अंदाज में आप बैठें, रिलैक्स बैठें, जैसे आपकी कमर जो है वो सीधी हो। वैसे तो उसका जो फुल नोटिस में बैठने का एक पूरा अंदाज़ है, लेकिन वो यकीनन जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन हम जो है वो इजीली बैठें, अपनी कमर को सीधा रखें और वहाँ पे आप सांस को जस्ट इनहेल करें और एक्सेल करें। आपने जैसे बात की, जो मजहबी लोग हैं वो जो है वो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ जब कर देते हैं तो एक जगह पर वो बैठ जाते हैं और वहीं बैठ के तमाम तर चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो इट्स ओके, मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि मैं अपने अक्सर जो है वो सेशंस के अंदर ही बात कर रहा होता हूँ। देखिए मज़हब जो है वो आप किसी चीज़ में भी, मतलब कि जो चीज़ गैर शरई नहीं है उसके अंदर मज़हब को आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं देखिए ना, आपका हर एक अपना तरीका होता है उसकी ज़ात से लो लगाने का ना। कोई किसी अंदाज में, कोई तस्बीह पढ़ता है, कोई नफल अदा करता है, कोई किसी तरह से उसकी ज़ात से मुखातिब होता है, जिस तरह से भी। तो ये आपका तरीका है। अगर आप आधा घंटा उसकी ज़ात में होकर बैठना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें शायद कोई हर्ज है, क्योंकि हर एक का अपना है बिल्कुल बात करने का। उसमें ये है, जैसे मिसाल के तौर पर आप सांस को इनहेल कर रहे हैं तो आप जो है अल्लाह का विर्द करते हैं और अल्लाहू का विर्द करें जब एक्सेल कर रहे हैं, तो ये इससे आपकी इबादत भी होती चली जाएगी और आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत से, मतलब हम देखते हैं कि आज मुआशरे के अंदर, मसाजिद के अंदर हम देखें, जैसे मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर रुकू सजूद नहीं कर पाते। उनके या तो कमर में पेन है या उनके जो है वो घुटनों में पेन है। वजह क्या है कि एक्सरसाइजेस नहीं है। और अगर हम वहाँ पे देखते हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आए जो बैठ के नमाज़ पढ़ा करते थे, 60+ उनकी एजेस थी। उनको हमने वर्कआउट किया उनके ऊपर और तमाम तर चीज़ें करने के बाद आफ्टर 3 मंथ हम देखते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे अंदाज में नमाज़ पढ़ रहे हैं और बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हम जो है वो इस एज में प्रॉपरली जो है वो तमाम रुकू सजूद करने की पोजीशन में हैं। तो बात यही है कि हमें इस पर वर्कआउट करना होगा ताकि हम तमाम तर चीज़ों से निकल सकें। नहीं, जो हमारा रुकू या सुजूद होता है वो एक तरह से योगा होता है। अगर आप देखें गैर मज़हब जो भी लोग हैं, अगर वो देखते हैं, जिनको इस बारे में अवेयरनेस है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता दूसरे मज़ाहिब के बारे में, तो जब हम नमाज़ अदा कर रहे होते हैं तो उनको यही लगता है कि योगा मैट पर बैठ के हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत से मैंने ये 1-2 लोगों से सुना भी है कि हमें लगता था कि शायद कोई गैर मुस्लिम थे, हमें लगता था कि शायद वो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है। जिस तरह से आपने कपालभाति का जिक्र किया, सूर्य नमस्कार जो है वो है, इससे आपकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप उसको माइंडली इतना आप रिलैक्स हो जाते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं वो अंदर अपना सांस नहीं रोक सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक? जी बिल्कुल, उसके अंदर आप कपालभाति के अंदर या बैठें, बिल्कुल सुख आसना में बैठें। आपकी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहेगी और कमर सीधी रखते हुए आप बैठेंगे जब, तो आपने अपने दोनों
हैंड्स को इस अंदाज में प्लेस करना है, दोनों जो फिंगर्स हैं यहाँ पे इसमें मिली होंगी। अब जब सांस को आप इनहेल कर एक्सेल करेंगे, जब सांस को जो है वो झटके के साथ एक्सेल करेंगे, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे। जैसे आप स्ट्रोक लगाएंगे सांस की, तो आपने इन दोनों को पुश करना है। ये यहाँ पे आपके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। ये जो फिंगर्स हैं ये आपके 5 डिजीज़ हैं जिनको ये जो है वो तमाम तर चीज़ों को ये रिमूव आउट करते हैं डिजीज़ के हवाले से। तो आप ब्लड प्रेशर के लिए ये टेक्निक को अपना सकते हैं, और शुगर के जो पेशेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। इसको फिंगर को इंडेक्स फिंगर को, अगर शुगर है आपको तो फिर आप मिडिल फिंगर को जो है वो साथ में मिला। ब्लड प्रेशर है तो ये वाली इंडेक्स फिंगर, और अगर आपको डायबिटीज है तो आप मिडिल फिंगर। जी बिल्कुल, ठीक है। और स्ट्रोक के साथ सांस लेना एक बार करके दिखाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल, इस तरीके से आप बैठेंगे, कमर आपकी सीधी है, आपने सांस को जस्ट एक्सेल करना है। वाह। और ये कितने टाइम तक करना है जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं? इसमें टाइमिंग के हवाले से अगर आप चाहते हैं, इसको मदरफ योगा बोला जाता है इस टेक्निक को। ये वाली फिंगर हम इंडेक्स फिंगर के लिए है, जी ये ब्लड इंडेक्स, प्रेशर अगर आप ब्लड प्रेशर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के साथ इस अंदाज में मिला दें, और अपनी कमर को आप सीधा रखेंगे। सांस को पहले 3 टाइम डीप ब्रीदिंग करें, आप सांस को इनहेल करें, आफ्टर दैट एक्सेल करें, और उसके बाद जो है वो आप सांस को जस्ट एक्सेल करेंगे। अब टाइमिंग के हवाले से ये है, मैं तो कहता हूँ कि जितना आप मैक्सिमम कर सकें 100 स्ट्रोक आप लगाएं, लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी, आपका स्टेमिना इंक्रीज़ होगा, और आप 5 मिनट्स तक भी इसको लेके जा सकते हैं, 10 मिनट्स तक भी लेके जा सकते हैं। और आफ्टर 10 मिनट्स आप देखें बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग जो है वो आप जो है वो इनटेक कर रहे होंगे, और आप बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप 1 मिनट पे भी करें, जो इस वक्त व्यूवर्स हमें देख पा रहे हैं, अगर वो अपने ग्राउंड में बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं हमें देख पा रहे हैं, उन तमाम तर चीज़ों को अभी भी करें, तो आफ्टर डेट आप देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो तमाम तर चीज़ों को रिमूव आउट करने के हवाले से जो है वर्कआउट किया। तो टेक्निक बस यही है कि आप एक दफ़ा स्ट्रोक जो है, जो स्ट्रोक लगा रहे हैं ना, आपकी हार्ट बीट जो है ना वो इस तरह से मूव हो रही है, एक बार स्ट्रोक जो है वो दोबारा लगा के बताइए। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, फोकस कीजिएगा, 3 टाइम डीप ब्रीथिंग करनी है आपने। मैं 1 टाइम यहाँ पे करूँगा। इस तरीके से आप 3 टाइम डीप ब्रीथिंग करें। आफ्टर दैट अब आपने स्ट्रोक लगाने हैं, बिल्कुल लाइट अंदाज में सांस को जस्ट एक्सेल करना है अपनी नोज़ से, और बिल्कुल लाइट अंदाज में, और आपने वहाँ पे ज़रा भी रैपिडली अंदाज नहीं अपनाना है। आप देखिएगा, और अब जब सांस को स्ट्रोक्स जब लगाएंगे तो आपको जो बेली है वो बैक की तरफ आएगा। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो जी यार, तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो जिनका फैट होता है, जैसे हम इसका एक्सरसाइज जो है ये हमारी स्टमक की हो रही है, जिस तरह से हमने इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, तो जिनके बेली पे फैट होता है तो वो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या योगा कौन सा प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हैं, डिफरेंट जो है वो एक्सरसाइजेज हैं योगा के हवाले से ही। तो उसमें जो है वो आप किसी फिजिकल ट्रेनर से जो योगा एक्सपर्ट है, अगर उसके पास आएंगे, वो डिफरेंट सेशंस आपको करवाते हैं। उसके अंदर जो है वो उन चीज़ों को आप जो है वो बेली को ओवरकम करने के हवाले से, फैट्स को रिमूव करने के हवाले से, आप इसमें तमाम ही एक्सरसाइजेज हैं। कहा जाता है कि 8400 योगा आसनाज हैं आपकी बॉडी के, और एक एक बॉडी के पार्ट के लिए 10-10, 20-20 एक्सरसाइजेज हैं। तो आप उन्हीं को अपना लें अगर, तो आप उस हवाले से बिल्कुल जो है वो आपकी डिजीज़ रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पे यकीनन तमाम तरह जो आसनाज हैं परफॉर्म करना मुश्किल है। तो आप देखते होंगे जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो मुझे इस तरह से नेम नहीं पता, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ जिसको हम ज़्यादा फोकस करें, या इंडोनेशिया की बात करूँ, तो उनमें भी जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी एज मेरा ख्याल है 50 से अबव है, लेकिन आप उनको देख कर बता नहीं सकेंगे ये 50 अबव है। इतना एंटी एजिंग प्रोसेस को ये बैकवर्ड लेकर चला जाता है, आपकी बॉडी को इतना स्ट्रक्चर कर देता है, तो आपको मेरा ख्याल है एक्सरसाइज से, योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकती है बस। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे कि जब हम यूट्यूब से कोई शॉर्ट्स वगैरह या इस तरह से कोई चीज़ें देख रहे होते हैं और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो क्या गलत जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे मसल्स को ख़राब कर देती है, या हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको डैमेज करती है कहीं तरह से? अगर हम योगा प्रैक्टिस अगर यूट्यूब से देखकर खुद से स्टार्ट कर देते हैं, क्या वो हमारी किसी चीज़ को डैमेज कर सकती है? देखिए, योगा के अंदर सबसे पहले ये है कि आपका ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होना बहुत लाजिम है। आप मुकम्मल तौर पे इससे जब सेशंस लेंगे तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग जो है वो पता चलेंगी, और उसके अंदर योगा की कोई भी टेक्निक है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी योगा ट्रेनर्स में क्यों आमतौर पर ज़्यादा होती है? रीज़न यही है कि वो बड़े रीज़नेबल
अंदाज के अंदर आसनास को परफॉर्म कर रहे होते हैं और ब्रीदिंग को जो है वो साथ में इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं। इनहेल और एक्सेल करना बहुत लाजिम है किसी भी आसना में। अब दूसरी बात रही कि हम उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब वहाँ पे आमतौर पे जो एक्सरसाइजेस की जा रही होती हैं वो नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर योगा की कोई टेक्निक्स हैं तो उसके लिए ये है कि आप पहले बुनियादी चीज़ें इसकी लाजमी तौर पे सीख लें। आफ्टर दैट अगर आप उसको जो है वो वहाँ से देखना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से तमाम तर चीज़ें करेंगे तो देखने में आया कि इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यकीनन नुकसान का बायस भी बनते हैं। हर चीज़ की ट्रेनिंग अगर हम यूट्यूब से ही लेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इस तरह से कबीर आप मुझे बता सकते हैं जो सांस के मरीज़ हैं या जिनको दवा का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो उनको सांस लेने में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी, या अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर हो जाएगी उनके लिए? उसके लिए अस्थमा पेशेंट्स के लिए ना एक बड़ी ज़बरदस्त ब्रीदिंग टेक्निक है। उसमें आप क्या करेंगे, आप जिस तरह अत्तहियात में हम बैठते हैं नमाज के लिए, जी, तो आपने अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। आपके जो घुटने हैं वो ज़मीन पे रहेंगे, आपकी बॉडी ऊपर उठेगी और आफ्टर दैट फिर आपने दोनों अपनी जो हैंड्स हैं इनको बैक पे ले आना है और अपने दोनों पाँव को वहाँ से पकड़ लेना है। आपकी एक ऐसी शेप बनेगी वी शेप में आप आ जाएंगे। स्टीफनेस आपकी जो है वो इंक्रीज़ होगी आपके नेक से लेके आपके पेट तक के लिए। जब स्टीफनेस इंक्रीज़ होगी तो अस्थमा जो पेशेंट्स हैं उनके लिए देखते हैं हम सांस के जो मरीज़ होते हैं वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या भागते हैं तो उनको इस हवाले से मसला जो है फेस करना पड़ रहा होता है। तो उसमें आप इस स्टीफनेस जब आपकी बॉडी की जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, उसके बाद आपने सांस को जस्ट एक्सेल करना है, जिस तरीके से हम कपालभाति में अभी हमने करके भी दिखाया। तो वो जो है टेक्निक है अस्थमा पेशेंट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके अंदर बात यही है कि बिल्कुल लाइट अंदाज में, ज़रा भी जो है वो आपने उसके अंदर अपने आप को किसी भी प्रॉब्लम की तरफ थकाना नहीं है, एक तरह से आपको जितना हो सके उतना ही करना है। बहुत शुक्रिया कबीर आपका, थैंक यू सो मच। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको अच्छे से करें। जैसे कि आजकल इन्होंने स्टार्ट में बात की कि हम गेमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम एक जगह पर 5-5 घंटे बैठकर सिर्फ रील्स देख रहे होते हैं। हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी है जो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, इस पर हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत है।